कहानी संक्रमण काल। इन दिनों मौसम का रत्ती रत्ती बदलना मन को भाने लगा था। खिली चटक धूप में सर्दियों के भारी भरकम कपड़े उतारकर रख जरूर दिए थे, पर उन्हें अंदर करने की हिम्मत नहीं थी। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन बनी हुई थे। सर्दी गई या लौटकर फिर आएगी की दुविधा में कपड़ों का ढेर लग चुका था। घर के प्रत्येक सदस्य ने अपने ऊपर चढ़े कपड़ों की परतें कम कर दी थी, पर सुदेश अभी भी मफलर लपेटे बैठक में बैठे हुए थे। कानों में मफलर लिपटे होने के बावजूद बगल के कमरे से हल्ला गुल्ला आ रहा था। इस शोरगुल के बीच उनका रसगुल्ला क्या कर रहा होगा, यह विचार मन को कौतूहल से भर रहा था। रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला ही बुलाते हैं वह अपने 2 माह के गुलाबी होठों, चमकीली आंखों और दूधिया रंगत वाले पोते को, जिसका वास्तविक नाम रियांश है। नन्हा रियांश जब से इस घर में आया है, वातावरण संगीतमय हो गया है। हवा में खनक सी रहती है। जी तो करता है उसी कमरे में बैठे बैठे उसे देखते रहें, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। वह जब तक हंस खेल रहा है तब तक तो ठीक, जरा सा वाह क्या नहीं कि सब अलग मोड़ पर आ जाते हैं। पत्नी इला यानी बच्चों की दादी उन्हें आंख के इशारे से बाहर जाने को कहती है। इशारा कि नन्हा दूध पिएगा। बोतल से दूध अभी पीना शुरू नहीं किया है न, जब शुरू करेगा तब शायद यह बाध्यता बंद हो। इला, बहू आर्या और बेटे श्लोक की मिलीजुली हंसी, बातचीत के स्वर के साथ पोते की आवाजें कानों में पड़ती हैं, तब लगता है कि उन्हें मर्द होने की सजा मिल रही है, वरना क्या किसी की मजाल जो उन्हें कमरे से बाहर का रास्ता दिखाए। उन्हें याद है जब श्लोक पैदा हुआ था तब वह इला के इर्द गिर्द रहना चाहते थे, पर तब दूसरा जमाना और दूसरी समस्याएं थीं। माँ आंखों ही आंखों में घुलकती, इशारा साफ होता कि दादी, बुआ, चाचियों की मौजूदगी में जरा पिता प्रेम कम प्रदर्शित करो। संयुक्त परिवार में दादी, चाचा चाची, माता पिता की गोद से श्लोक को छुट्टी मिलती, तब वह उनके हाथ आता। रात को जरा सा रोया तो दरवाजे पर क्या हुआ का प्रश्न लिए उसे संभालने के लिए कोई न कोई खड़ा मिलता। ये वाकई एक सुविधा सहूलियत थी जो शिशु के लालन पालन की दुश्चिंताओं से मुक्त किए थी, पर अपने बच्चे का साथ पाना, उसके साथ खुलकर खेलने की नैसर्गिक इच्छा लोक लाज के चलते आधी अधूरी रही। इसका मलाल तो रहा ही। ऑफिस और शाम को परिवार से घिरे श्लोक को निहारने या कभी कभार गोद में उठा लेने भर से संतोष क्या ही मिलता। सुदेश विचारों में डूबे हुए थे कि तभी उनकी नजर सामने के दरवाजे पर गई। पूर्वा और श्लोक खड़े बातें कर रहे थे। पूर्वा आर्या के बचपन की सहेली है, इन दिनों अक्सर ही घर आ जाती है। आर्या की डिलीवरी के बाद उसकी काफी मदद रही थी, पर इन दिनों वह उन्हें खटकने लगी है। पिछले 2-4 बार से नोटिस किया है कि पूर्वा के हाव भाव कुछ बदले से हैं और श्लोक के भी। श्लोक और उसकी केमिस्ट्री किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही है। हो सकता है कि स्त्री पुरुष के बीच के प्रकृति प्रदत्त आकर्षण को लेकर वह कुछ ज्यादा ही सोच रहे हों, पर यदि थोड़ा भी कुछ है तो वह भी सही नहीं। आर्या और इला बच्चे में व्यस्त है, इसलिए शायद वह पूर्वा और श्लोक की दबी दबी मुस्कुराहट नहीं देख पाती है, नहीं ध्यान दे पाती कि जब श्लोक पूर्वा को छोड़ने जाता है तो दरवाजे के बाहर देर तक उनके बीच बातचीत होती रहती है। उन्होंने शायद नोटिस किया कि नन्हे को पूर्वा को थमाते हुए जब श्लोक की उंगलियां स्पर्श कर जाती हैं, तब कैसे उसके चेहरे पर हया की लाली छा जाती है। कल किस तरह उसने बालों की लटों को अदा से कान के पीछे किया, आज कैसे श्लोक को तिरछी वे हंसती नजरों से देखा। किस तरह आज श्लोक की नजरें रह रहकर उस पर टिक जा रही थी। भला हो जो आर्या उस वक्त वॉशरूम में थी और इला रसोई में, पर वह वहीं कुर्सी पर बैठे उनकी केमिस्ट्री का यह नया अध्याय पढ़कर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो वह समझ रहे हैं वह कितना सही है। आजकल लड़के लड़कियां बात बेबात एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, गले लग जाते हैं। ऐसे में ये सब कोई बड़ी बात भी तो नहीं, पर फिर मन कहता है कि जरूर प्यार का कोई हार्मोन एक्टिव हुआ है, तभी उन दोनों को एक दूसरे को तिरछी नजर से देखने की जरूरत पड़ रही है। पापा पापा सहसा श्लोक की आवाज कानों में पड़ी तो सुदेश चौंककर विचारों के घेरे से बाहर निकले। क्या हुआ, ऐसा क्या सोच रहे हैं कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे? और हाँ, ये मफलर उतार दीजिए, अब इतनी सर्दी नहीं है कि मफलर की जरूरत पड़े। खैर ये बताए गाड़ी की चाबी कहाँ है? उसने पूछा। गाड़ी की चाबी का क्या करोगे? आर्या की कैब 3-4 बार कैंसिल हो चुकी है, उसे छोड़ आता हूँ। श्लोक के कहने पर वह उठे और एक ड्रॉवर को खंगाल कर चाबी निकाली और पकड़ा दी। बताओ, यहाँ रखी है चाबी और मैं पूरे घर में ढूंढ आया। श्लोक झुंझलाया तो वह मुस्कुराए। दरअसल इला ने इन दिनों सख्त हिदायत दी है, अगर किसी का सामान अस्त व्यस्त दिखा यानी निर्धारित स्थान से चीज हटी तो फिर ढूंढते रहना। शुरुआत में चीजों को ढूंढने में उन्होंने भी काफी मशक्कत की, फिर समझ गए कि टीवी कैबिनेट के नीचे बनी चौड़ी गहरी ड्रॉवर में बड़ी बेदर्दी से इला चाबी, चश्मा, रुमाल, डायरी और छुट्टे रुपए पैसे डाल देती है। समझने में समय लगा कि गुस्सा निकालते समय भी वह ध्यान रखती है कि चीजें सुरक्षित रहें।
ऐसे में विरोध भी दिख जाता है और जरूरी सामान की सुरक्षा को भी कोई खतरा नहीं, हाँ ढूंढने वाला हल्कान हो तो इसमें वह परम आनंद का अनुभव करती है। सुदेश के विचारों की धारा सहसा इला की ओर मुड़ गई, जो आजकल काफी खुश और व्यस्त है। पोता होने की खुशी में वह उड़ी उड़ी फिर रही है। एक समय था जब उसके और इला के रिश्तों में भूचाल आया था, वह उससे नाराज थी। विचारों का कारवां सहसा अतीत की ओर मुड़ गया तो उनकी भाव भंगिमा गंभीर हो गई। देर तक वह अतीत में डूबे रहे, तकरीबन 1-1.5 घंटा वर्तमान में आए तो देखा इला चाय की ट्रे पकड़े कह रही थी, उतार दो मफलर। चाय के लिए 3 आवाजें दी पर सुना नहीं तुमने। आप पापा का मफलर छिपा क्यों नहीं देती। श्लोक, जो शायद अभी अभी पूर्वा को छोड़कर घर में घुसा था, उसने भी इला का साथ दिया। मफलर तब छिपाऊं जब ये उतार कर इधर उधर डालें। चाय का ट्रे थामे इला ने खींचाई की तो सुदेश मुस्कुरा पड़े और चुपचाप चाय का कप उठाकर चुस्कियां भरने लगे। चाय का कप खाली करके टिपाई पर रखा तो नजर श्लोक पर पड़ी, जो मोबाइल पर नजरें गड़ाए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ये समय संक्रमण काल का है, सावधानी में ही सुरक्षा है। वह सहसा बोले तो श्लोक चिढ़का। मतलब? सुदेश उसे गहरी नजर से देखते हुए बोले, आओ बरखुरदार, लॉन में टहलकर आते हैं। श्लोक अभी भी असमंजस में था तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर झुके और कान में फुसफुसाए, चलो बाहर, कुछ जरूरी बात कहनी है तुमसे। श्लोक हकपकाकर उठा और सुदेश के पीछे चल पड़ा। लॉन में धूप सिमट चुकी थी और अब हवा में हल्की सिहरन थी, सो सुदेश ने मफलर को जरा ठीक से कानों में लपेटा। क्या कहना था मुझसे? श्लोक ने व्यग्रता से पूछा। सुदेश श्लोक के हाथों को थामते हुए बोले, मौसम बदल रहा है। इस बदलते मौसम को संक्रमण काल कहते हैं। फरवरी से मार्च की ओर बढ़ते महीने में जरा सावधानी बरतनी चाहिए। जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि बीमारी गले आ पड़ी। अरे वो सब छोड़िए, ये बताए कि कहना क्या है। जब नवंबर शुरू होता है न, मैं तभी से अपने खानपान का ध्यान रखना आरंभ कर देता हूँ। गरिष्ठ और ठंडा नहीं खाता, पहनने ओढ़ने में भी कोताही नहीं करता। डरता हूँ बीमार न पड़ूं, इसलिए सजग रहता हूँ। अरे वो सब समझ गया, ये बताए कि कहना क्या था मुझसे। श्लोक खींचा तो सुदेश गंभीरता से बोले, यही कि तुम्हारे जीवन में भी संक्रमण काल चल रहा है। क्या मतलब? वह सकपकाया। मतलब नए नए पिता बने हो, तुम्हारी पत्नी अब माँ भी है। आर्या ने 9 महीने की गर्भावस्था को पार कर बेटे को जन्म दिया है। इस वक्त आर्या और अपने बच्चे के प्रति पूर्ण समर्पित रहो। समर्पित माने डेडिकेटेड। वो तो हूँ। श्लोक के स्वर में विस्मय आ घुला तो सुदेश ने सिर हिलाया। पूरी तरह से समर्पित होते तो यूं कहते कहते वह रुके, फिर क्षणिक चुप्पी के बाद गला खनखार कर संकोच से बोले, जो गलती मैंने की तुम न करना। श्लोक की हैरान नजरों से बचते हुए शून्य में देखते हुए बोलते रहे, पूरा जीवन इला के प्रति समर्पित रहा, पर जीवन के उस पड़ाव पर जब जवानी और बुढ़ापे के बीच जंग छिड़ी होती है, एक औरत शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजर रही होती है, उस संक्रमण काल में मैंने उसके प्रति लापरवाही दिखाई। कैसी लापरवाही? श्लोक की भड़कुटियां सिकुड़ी तो वह उसके हाथों को दबाते हुए बोले, उम्र के उस संक्रमण काल में मन भटक रहा था। स्मार्टफोन ने बहुत सी चीजें सहज उपलब्ध करा दी थीं। मैं भी उस दलदल में फंसा। जानी अनजानी महिला मित्रों से रिश्ते बेशक जिस्मानी नहीं थे, पर जो भी थे इला का गुरूर तोड़ने के लिए काफी थे। श्लोक सन बैठा था, उसकी आंखों में मम्मी के उग्र चिड़चिड़े अक्स उभरे। महसूस किया था पिछले कुछ सालों में वह पापा की जरा सी बात पर उखड़ जाती थी, मानो वह पापा पर झल्लाने का मौका ढूंढती हूँ। पापा की जरा सी बात को तूल देना और बातें सुनाना उनका स्वभाव बनता गया। कभी कभी वह अनमनी गुमसुम दिखती तो कभी बेहद उग्र। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ऐसे परिवर्तन आते हैं, यह उसने सुना था। लेकिन पापा की जरा सी गलती पर बरस पड़ने वाली मम्मी अपने किन छालों को फोड़ती हैं, यह आज समझा। बेचारे पापा मम्मी के मूड स्विंग को कैसे झेलते हैं। अच्छी भली खुशमिजाज माँ को मेनोपॉज ने चौपट कर दिया। वह तो इन कुछ सालों में यही सोचता आया, पर आज जो पापा ने कहा है उसे जानकर वह व्यथित था। इला ने मुझे झेल लिया क्योंकि वह बसे बसाए घर और तुम पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी, पर आर्या को बीच में मत लाइए पापा। उसे क्या हुआ है? मैं क्या आपकी तरह हूँ? मेरी तरह न बनो। आर्या और तुम्हारे रिश्ते को कुछ न हो, इसीलिए संक्रमण काल में सावधानी का सूत्र दे रहा हूँ। अरे पापा आप कुछ भी। श्लोक ने आंखें चुराई तो सुदेश उसकी पीठ थपथपाकर बोले, इला ने जो नहीं किया वह आर्या कर सकती है। आर्या कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसका गुरूर कायम रहेगा। पर आप पापा। श्लोक ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से सुदेश को देखा तो वह अपराध भाव से बोले, सॉरी शब्द छोटा है, फिर भी उसे दिल से कह रहा हूँ। सॉरी तो मैं फील कर रहा हूँ मम्मी के लिए। उनके बदले मिजाज की ये वजह थी।
आप ऐसा कुछ करोगे कौन सोच सकता था। श्लोक के चेहरे पर नाराजगी, अफसोस और हताशा देख सुदेश कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से उसके कंधे को छुआ। नाराज हो हूँ तो, उसने कंधा झटका और फिर उनके बीच मौन पसर गया। पर ये भी सोचता हूँ, ये सच्चाई बताने का रिस्क आपने मुझे संक्रमण काल के खतरे से बचाने के लिए लिया है, तो ऐसे पापा बुरे तो नहीं हो सकते हैं। कुछ देर बाद उसने स्वीकारा तो सुदेश अफसोस से बोले, बुरा शायद मैं कभी भी नहीं था, बस कमजोर था, इसीलिए संक्रमण काल में खुद को सुरक्षित नहीं रख पाया। पिता का झुका सिर और मां का परिवार के प्रति समर्पण याद कर श्लोक ने खुद को तुरंत संभाला। कमजोर नहीं हो सकते मेरे पापा, तटस्थ भी नहीं। मम्मी का खोया विश्वास हासिल कीजिए। कोशिश तो करता हूँ, पर ये आसान नहीं है। कुछ मसलों में भरोसा टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, पर दर्द रहता है। कुछ गलतियां सारी अच्छाइयों को खाक कर देती हैं। तुम लोग यहाँ हो और मैं पूरे घर में ढूंढ आई। बरामदे में सहसा आ खड़ी हुई इला की आवाज सुनकर पहले तो दोनों चौंके, फिर श्लोक तेजी से इला की ओर बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ तुझे? उसका अप्रत्याशित व्यवहार देख संचकित इला ने पीठ पर हाथ फेरते पूछा, तो गले लगेलगे ही बोला, आपको खुश देखकर अच्छा लगता है। इला क्या समझी पता नहीं, पर सुदेश उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। यूं लगा मानो उनके गले में कुछ अटक गया हो। वह कुछ कहते उससे पहले ही इला श्लोक से बोली, माँ तो तेरी हमेशा ही खुश रहती है, अब जरा आर्या को भी खुश कर दो। रियांश 2 महीने का हो गया है, उसे हमारे पास छोड़कर आर्या को थोड़ा आसपास घुमा लाया करो, और नहीं तो वैलेंटाइन पर दिन ही प्लान कर लो। अरे वाह, क्या बात है मम्मी, आप तो पूरी अपटेड रहती हो, क्यों नहीं आप भी पापा के साथ डिनर प्लान कर लेती हो। हाँ, अब इस उम्र में यही बाकी रह गया है। इला की नजरें सुदेश पर से फिसलती हुई श्लोक पर टिकी, तो उन नजरों में श्लोक ने एक हारा हुआ शिकायती भाव पढ़ लिया और फिर असहजता से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। श्लोक के जाते ही सुदेश इला की ओर लपके और उसका हाथ पकड़कर बोले, श्लोक ठीक तो कह रहा है, कई दिनों से बाहर नहीं गए। तुम भी तो कितने दिनों से घर में ही फंसी हो, घूम आते हैं कहीं, मन बहल जाएगा। मेरा मन बच्चों के साथ बढ़िया बहलता है। इला का स्वर तल्ख हुआ तो सुदेश ने बेचारगी भरी नजरों से उसे देखा। वो नजरें कह रही थी, जो कुछ पीछे हुआ उसमें हमेशा उलझे रहने से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जवाब में इला की खाली नजरों ने कहा, अब तुम बताओगे मुझे, ये सब बताना चाहता हूँ कुछ समय तुम्हारे साथ। सुदेश के भीगे स्वर को सुन इला पल भर को ठिठकी, तो आओ थोड़ी मटर छील दो। रसोई की बढ़ती इला बिना उसे देखे बोली, तो सुदेश झट से उसके पीछे हो लिए। रसोई की खटपट के बीच उनका रसगुल्ला यानी रियांश के किलकने की आवाज कानों में पड़ती रही, साथ ही पड़ती रही आर्या और श्लोक की छुटपुट बातचीत। वो शायद बड़े उत्साह से वैलेंटाइन प्लान कर रहे थे। आने वाले 2-4 दिन में वैलेंटाइन बीत चुका था, मौसम भी बदल गया था। सुदेश ने अपना मफलर निकाल कर रख दिया था। बदलते मौसम में सावधानी बरतने का गुण श्लोक ने अपने पापा से बखूबी सीखा। इसीलिए इन दिनों जब भी पूर्वा आए, श्लोक अचानक व्यस्त हो जाता आर्या और रियांश में। ऐसे में हतोत्साहित पूर्वा का आना न के बराबर ही हो गया। रियांश दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और बढ़ रहा था श्लोक और आर्या का प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण। रही बात इला और सुदेश की, तो वह भी वर्तमान का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ, इन सबके बीच अतीत के साइड इफेक्ट कभी कभी इला में दिख जाते हैं, पर सुदेश ने उसे भी स्वीकार कर लिया है। वह जानता है कि फिल्मों में हैप्पी एंडिंग के साथ दर्शक निश्चिंत होकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल आते हैं, पर असल जीवन में हैप्पीनेस बरकरार रखने के लिए सदा प्रयासरत रहना पड़ता है। वह जानता है कि परिवार नामक संस्था चलाने वाली औषधि अतीत के साइड इफेक्ट की मारकता को तिल तिल कम जरूर करेगी,